अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है ताज़ा बाब बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान की सवानी उम्री मेरी ज़िंदगी और जदोजहद से। बाब नंबर है 47 और बाब का उन्वान है दूसरी शादी की तैयारी और फिर गिरफ़्तारी। ये कहानी है 1919 की। बादशाह खान लिखते हैं, मेरे वालिदैन ने मेरी दूसरी शादी उसी गाँव और ख़ानदान में तय कर दी जहाँ से मेरी पहली शरीक हयात थी। मेरी मरहूमा बीवी बड़े खान साहब की भांजी और ये दूसरी बीवी उनकी बेटी थी। मेरे वालिदैन ने शादी की तारीख तय कर दी। मुझ पर और अब्बास खान पर मेरी शादी का जोड़ा ख़रीदना था। अब्बास खान मेरे बचपन का यार और दिल के बहुत करीब था। हम सबसे पहले नौशहरा गए। वहाँ हमारे गांव के लड़के पढ़ते थे और बाबू सुल्तान मोहम्मद से मिले। बाबू सुल्तान मोहम्मद एक पंजाबी थे और बहुत अच्छे इंसान थे और कौम परस्त थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी और उनकी यारी की वजह ये थी कि वो पख्तून बच्चों को बहुत खुलूस से पढ़ाते थे। मैं भी यही ख्वाहिश रखता था कि पख्तून बच्चे पढ़ें। बाबू साहब अंग्रेज़ सरकार में नौकर थे। इस्तीफ़ा दिया और नौशहरा में एक यतीम खाना और एक स्कूल खोला। मैं और बाबू साहब बैठे थे और गपशप लगा रहे थे कि एक आदमी आया और हमारे करीब जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। मुझे शक सा हुआ और बाबू साहब से पूछा कि आदमी कौन है, मुझे तो इस पर शक आ रहा है। बाबू साहब बहुत खुश एतकाद आदमी थे। बोले, ये बहुत अच्छे इंसान है, नमाजी बंदा है और हमारा अपना बंदा है। मैंने कहा कि वहाँ तो 2 कमरे खाली पड़े हुए हैं, ये वहाँ जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ता जो यहाँ हमारे करीब आके खड़ा हो गया। फिर मैं जेल में था कि खबर आई कि बाबू साहब गिरफ्तार हो गए। वो आदमी CID का इंस्पेक्टर था और बाबू साहब के पीछे पंजाब से भेजा गया था। सरकार का बाबू साहब पर शक था कि वो जाली नोट बनाते हैं। जब तफ्तीश की तो बाबू साहब बमा सांचे गिरफ्तार हो गए। मैं और अब्बास खान वहाँ से पेशावर गए, शादी का जोड़ा लिया और चारसदा रवाना हुए। सरदरियाब दरिया पहुँचे और पुल पार ही करके टमटम यानी 2 पहिए के घोड़ा गाड़ी में बैठने लगे थे कि पुलिस थानेदार को सिपाहियों समेत घोड़ा गाड़ी में बैठे पुल की तरफ बढ़ रहे थे। हम जब पास से गुजरे तो ये भी हमारे पीछे मुड़ आए। हम आगे, पुलिस पीछे। हमें शक सा हुआ कि कुछ तो मामला है। थाने पहुंचे तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया और हम रुक गए। थाना सड़क के किनारे था और पुलिस हमें थाने के अंदर ले गई और अफसरान हमारे इंतज़ार में बैठे थे। हमें देखा तो आपस में टोला बनकर कुछ खुसर फुसर करने लगे। फिर हमारे पास आए और हमसे कहा, तुम लोगों के बारे में ऊपर से आर्डर आया है, हम तुम्हें वापस पेशावर ले जाने आए। हमने कहा, भाई क्या आर्डर आया है, हमें भी तो कुछ पता चले। पुलिस ने कहा कि हमें तफसील का नहीं पता। बहरहाल हमारे पास जो घर का सामान था थाने के हवाले करके पुलिस के साथ पेशावर चल दिए। बाद मगरिब के पेशावर पहुंचे और सीधे शाट साहब के बंगले पर ले गए। शाट साहब ज़िला पेशावर के CID के बहुत बड़े कप्तान थे। बंगला मिशन कॉलेज के सामने था। पुलिस ने हमें सड़क पर खड़ा रखा। पोह यानी दिसंबर का महीना था। सख्त सर्दी थी। इशा हो गई और हम खड़े खड़े थक गए। न हमारे बैठने का इंतज़ाम था और न कोई पुलिस के लिए। हमने पुलिस से बहुत पूछा कि हम कब तक यहाँ सर्दी में सड़क पर खड़े रहेंगे, जाएं कुछ करें ताकि जल्दी पेश हों। लेकिन पुलिस अफसरों में इतनी जुर्रत कहाँ थी, ये तो सिर्फ हमारे लिए शेर थे। फरंगी के आगे इनका ईमान कहाँ था। बहुत बड़ा मुसलमान अफसर भी खुदा से इतना नहीं डरता था जितना फरंगी से डरता था। खुदा का इतना वफादार और ताबेदार नहीं था जितना फरंगी का। हम ये बातें कर ही रहे थे कि बंगले से एक पुलिस अफसर नमूदार हुआ और बाहर खड़े अफसरों के साथ कुछ खुसर पुसर करने लगा और फिर मुझे और अब्बास खान को अलहदा कर दिया। अलहदगी के वक्त अब्बास खान ने मुझसे पूछा कि इनके आगे क्या बोलेंगे। मैंने कहा कि सच सच कहेंगे। दिखाई देता था कि बंगले से बाहर आने वाले अफसर यही हुक्म लेकर आए थे कि मुझे और अब्बास खान को अलहदा किया जाए। अब्बास को मिशन कॉलेज की तरफ ले गए और मुझे रेलवे स्टेशन वाली सड़क की तरफ ले आए। मैं खड़े खड़े बहुत थक गया था, ठंड भी बहुत लग रही थी। करीब एक पुल के ऊपर बैठ गया।
अब्बास खान का पता नहीं चला कि उसको कहाँ ले गए, लेकिन मुझे इशा गुजरे शाट साहब के आगे पेश किया। शाट साहब एक कमरे में अंगेठी के पास बैठे थे और मोटी ताज़ी लकड़ियाँ जल रही थी। कमरा गर्म था, मैं सर्दी से ठिठुर रहा था। बदन गर्म हुआ तो तबीयत कुछ ठीक हुई। अंगेठी के पास दूसरी कुर्सी पड़ी थी। शाट साहब ने बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। शाट साहब बड़े गुस्से वाले आदमी थे और मुझसे तफ्तीश करने लगे। मैंने जो हकीकत थी बता दी। मैंने जो ही बात शुरू की तो उसने कहा कि आराम से बोलो, और जब मैं आराम से बोलने लगा तो कहा ज़ोर से बोलो। मैंने कहा कि जब धीमे बोलता हूँ तो कहते हो कि ऊंचा बोलूँ, और जब ऊंचा बोलता हूँ तो कहते हो कि धीमे बोलूँ। आप ही बता दो कि कैसे बोलना है ताकि मैं वैसे ही बोलूँ। मेरी इस बात पर शाट साहब को गुस्सा तो बहुत आया, मगर कुछ बोला नहीं। जब मेरा बयान ख़त्म हुआ तो कमरे से बाहर आया और पुलिस मुंतज़र खड़ी थी। मुझे फिर वही उसी पुरानी जगह यानी पेशावर सदर कोतवाली ले गए और हवालात में बंद कर दिया। चंद जुओं से भरी दरियां थीं जो मैंने ओढ़ लीं और सीमेंट के ठंडे फर्श पर लेट गया। अगली रात पुराने आशना सैयद अकबर खान मुझे डिप्टी कमिश्नर के बंगले में ले गया और डिप्टी कमिश्नर के आगे पेश कर दिया। इन दिनों डिप्टी कमिश्नर इंसन साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने अपनी बेगुनाही बयान की। इन्होंने बहुत तसल्ली दी और सैयद अकबर खान से कहा कि इनके साथ अच्छा सलूक करो और खाना भी अच्छा दो। फिर तो साहब का हुक्म था। जब वापस आए तो वो जुओं वाली दरियां बदल दी और खाना भी अच्छा शुरू हो गया। 8-9 दिन में इस हवालात में बंद रहा कि एक दिन पुलिस आई और मुझे अपने बड़े अफसर के पास ले गई, उसी शाट साहब के पास। शाट साहब के आगे पेश करने लगे। इसके दफ्तर के बाहर छोटी सी जगह थी जहां मुझे बिठा दिया। मैं अपनी सोचों में गुम था कि एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। जल्दी में था, दफ्तर के दरवाजे का चेक उठाया और फौरन अंदर चला गया। मैंने अच्छी तरह देखा नहीं था, लेकिन शक सा हुआ कि एक काजी शाकिरुल्लाह था। अर्दली से पूछा कि आदमी कौन था। उसने कहा कि वो नहीं जानता, और ये लोग अगर जानते भी हों तो नहीं बताते। मैंने कहा कि क्यों, ये काजी शाकिरुल्लाह नहीं था? अर्दली ने कहा कि था। बस मैंने सब सोचना एक तरफ रख दिया और दफ्तर के दरवाजे पर नजरें टुकटुकी जमा दी कि कब काजी शाकिरुल्लाह निकले कि मैं ज़रा इनको सलाम करूं ताकि कल को मुकर न जाए। शाट साहब सूबा सरहद के मखबरों के बड़े अफसर थे और सारे मखबरों का इनके साथ ताल्लुक़ था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं काजी शाकिरुल्लाह दूसरे रास्ते से खिसक ना जाए, इसलिए कि ये लोग भी बहुत एहतियात करते हैं। जिस रास्ते से आते हैं फिर उस रास्ते से वापस नहीं आते। मैं खुदा से दुआएं मांगूं कि खुदाया काजी साहब को इसी रास्ते वापस लेकर आ ताकि इनकी आंख से आंख मिले। काजी साहब तो मौलवियों को भी धोखा देते थे। मैं सिर्फ काजी की हकीकत लोगों पर फाश करना चाहता था। काफ़ी देर के बाद काजी साहब बाहर आए और जब मेरे करीब आए तो मैं खड़ा हो गया और सलाम किया। मुझे देखकर काजी साहब का रंग उड़ गया। मैंने कहा कि काजी साहब, आप तो मुसलमान हो गए थे, ये फिर कब से काफिर हो गए? काजी साहब ने आंखें नीचे करके खामोश चल पड़े।